हेलो एंड वेलकम टू हिम्बिदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंद एस कुमार। आज एक नए टॉपिक के साथ में मैं आपके साथ में हूँ। टॉपिक है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। नी जॉइंट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके एक दो और भी सेशन है जो हमने यूट्यूब पर डाला हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं, इस समय बात कर रहे हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्या होता है? इट्स ए डीजेनरेटिव डिजीज़ जो उम्र के साथ में होती है। बहुत सारे एग्रीवेटिंग फैक्टर होते हैं जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को बढ़ा देते हैं। कॉमनली ये लेट एज डिजीज़ है जो आपके लिगामेंट, जॉइंट, बोन क्वालिटी, जो जॉइंट्स के कार्टिलेज होते हैं, इनके खराब होने से या घिस जाने के कारण से होता है। लेकिन इसके कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इस जॉइंट्स के अर्थराइटिस चेंजेस को बढ़ा देते हैं। लाइक कि आपका वजन का ज़्यादा होना, विटामिन डी का कम होना जिससे आपकी बोन की क्वालिटी कम हो जाती है, हाईली ऑस्टियोपोरोटिक बोन हो जाना जिससे आपके बोन्स के कुछ बारीक चीज़ें टूट करके आपके जॉइंट्स के आसपास में आ जाती है, जिसको आप ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, या फिर एक्सरे में उसे बोलते हैं लिपिंग ऑफ बोन। आप देखेंगे कि बोन्स थोड़े से बाहर की तरफ में उसके कॉर्नर बन जाते हैं। कुछ नहीं होता, आपके वजन के कारण से आपका बॉडी वेट जो है वो आपके बोन्स टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो एक्स्ट्रा प्रेशर होने के कारण से वो हल्की हल्की दबती रहती है। अर्ली ऑर्थराइटिस होने के सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी बोन्स की कोई इंजरी हुई हो, हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर हो, आपकी कोई मेजर सर्जरी हुई हो जिससे आपकी या तो लेग्स छोटे बड़े हो गए हों, या फिर लिगामेंटस इंजरी हो। अर्ली जो बच्चे होते हैं, खेलते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होते हैं जहाँ पर कि आपकी कभी कभार ये इंजरी हो जाती है लिगामेंट्स की। ये लिगामेंट्स की इंजरी का हमने एक अलग से वीडियो सेशन बनाया हुआ है जो हिम्बिदा पर है, वो उसको आप देख सकते हैं। इसके कारण से भी वो अनट्रीटेड रह जाए, वो पूरी तरह से रिजॉल्व ना हो अगर वो प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम आपको लेट एज में आपको मुश्किल में डालता है। स्पेशली उनके लिए जिनका वजन भी बढ़ रहा है समय के साथ में। वजन के साथ में डायबिटिक का होना, ये सबसे डेंजरस हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से बोन्स खराब होते हैं। बोन्स के कारण, डायबिटीज़ के कारण से बोन की क्वालिटी, आपकी नर्वस सिस्टम, बोन्स, साथ साथ में आपकी लिगामेंट, टेंडन्स, मसल्स, सभी पर इफेक्ट आता है। और ये होल एंड सोल आपको अर्थराइटिस के रूप में दिखता है। और अर्थराइटिस क्या है? एक तरह से गुड्डे का पेन है, जो एक साधारण भाषा में एक पेशेंट बोलता है कि मेरे को गुड्डे में पेन हो रहा है जी, ये ठीक नहीं हो रहा, तो इसको सबसे पहले तो डायग्नोज करवाएं। एक्सरे बहुत ही अच्छा तरीका है इसको डायग्नोज करने का। एपी लेटरल व्यू इसका होता है, पता चल जाता है कि आपके गुड्डे के किस किस हिस्से में कितनी इंजरी है और वो इंजरी किस लेवल तक है, और उसके बाकी स्ट्रक्चर उसके किस तरह से है। कभी कभार ये जो अर्थराइटिस होती है ये इंड्यूस्ड भी होती है। इंड्यूस्ड का मतलब है कि आपने कोई ऐसी सर्जरी करवाई जिसका इफेक्ट तो नहीं आया आपके नी जॉइंट में, लेकिन उसके कारण से आपकी मसल्स वीक हो गई क्योंकि आपको कुछ दिनों तक रेस्ट करना पड़ता है। आपने प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी नहीं ली, पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी भी नहीं ली आपने, तो आपके मसल्स वीक रह गए। तो जब आपके मसल्स वीक होते हैं तो आपकी जो बॉडी की जो पोस्चर होती है वो सीधी नहीं होती, आप कहीं ना कहीं झुक जाते हैं, थोड़े से नी को बेंड करके चलते हैं। मसल टाइटनेस हो गई, आपके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, है ना, या लेग के मसल्स आपके टाइट हो गए, तभी आपको ना वो सीधा होने नहीं देता, तभी आपके नी जॉइंट हल्की सी बेंड हुई होती है। मसल पावर जब कम होता है तो भी ये एक फैक्टर होती है कि आप डाउन हो जाते हैं, थोड़े से नीचे हो जाते हैं। ओल्ड एज में सबसे कॉमन है ये, क्योंकि ओल्ड एज में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जिनकी नी अर्थराइटिस होती है वो लॉक नी करके नहीं चलते, वो ओपन नी करके चलते हैं। एक नॉर्मल आदमी हमेशा लॉक नी में चलता है। जब भी एक पैर ज़मीन पे होता है तो दूसरा हवा में होता है, तो जो ज़मीन पे होता है वो जगह, दो पैर, वो गुड्डे लॉक होते हैं, उसमें मसल्स बहुत कम काम करते हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए काम करते हैं ताकि आपकी बैलेंस खराब ना हो। दूसरा पैर हवा में होता है। लेकिन एक साधारण आदमी जिसको काफ़ी ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, काफ़ी पेनफुल कंडीशन है, वो अपने आप को बचाकर चलता है, वो थोड़ा सा झुक जाता है और अपने आप को बचाकर चलता है, इससे भी एग्रीवेट हो जाती है। तो आपको अगर एक तकलीफ़ है तो बी केयरफुल,
आप ज़रूर अपने नी जॉइंट पर कुछ न कुछ ऐसा सपोर्ट लगाएं जो आपके उस वेयर एंड टियर को कम कर दे। जी हाँ, वेयर एंड टियर क्या होता है, जितना जिस चीज़ को जितना ज़्यादा यूज करेंगे ना, वो उतना ही खराब होगा। थोड़ा सा उसका यूज कम करें। अगर आपको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज हुआ है, किसी ने बताया है, किसी डॉक्टर ने बताया, किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया, तो आप पैनिक क्रिएट ना करें। बहुत ज़्यादा वॉकिंग ना स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज स्टार्ट ना करें। उस समय में आपको ये ध्यान देना होता है कि क्या आपकी बोन की क्वालिटी ऐसी है कि आप 10 से 12 किलोमीटर की वॉकिंग कर पाएँ? क्या आपके मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप 10 से 12 किलोमीटर की वॉकिंग कर पाएँ? क्योंकि होता इसमें यही है कि जैसे ही लोग रिटायर होते हैं ना, वो एकाएक से बीमार पड़ते हैं या फिर उससे पहले बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे रिटायर होते हैं उनके पास में पूरा खुला टाइम होता है, वो किसी एक ही काम को ना इतना ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं कि उनकी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, जो एक तरह की उम्र के साथ में होने वाली बीमारी है, वो उन वेयर एंड टियर ज़्यादा यूज करने के कारण से बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। उस समय अगर आप ये चेक कर लें कि मेरी बोन की क्वालिटी कैसी है, मेरी लिगामेंट टेंडेंस कैसे हैं, मेरे मसल्स की पावर कैसी है, D3 का लेवल ज़रूर चेक करवाएँ इस समय, जो बहुत ज़रूरी है। सीरम कैल्शियम लेवल ज़रूर चेक करवाएँ इस समय, जो बहुत ज़रूरी है। जिनके नी आर्थराइटिस डायग्नोज हुई है, नई-नई अभी स्टार्ट हुई है कि हाँ जी, आपको आर्थराइटिस स्टार्ट हो रहा है, तो आप पैनिक क्रिएट ना करें। आप फूड सप्लीमेंट अच्छे से लें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वही सारे मिनरल्स, मल्टीविटामिन जो हैं आपके हेल्दी बोन्स, लिगामेंट, टेंडन और मसल्स के लिए ज़रूरी होता है। लाइफ़स्टाइल को ज़रूर चेंज करें। अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने का तरीका ये होता है कि आप किसी भी एक पोजीशन में ज़्यादा लंबा काम ना करें। किसी भी जॉइंट्स में अगर पेन होती है तो उसको रेस्ट देने की कोशिश करें। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, अगर किसी को बहुत ही सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बिल्कुल उनका गोड्डा नहीं मुड़ रहा, चपनी के आसपास में बहुत ही किर-किर की आवाज़ आती है, सूजन है बहुत ज़्यादा, तो आप रेस्ट में चले जाएँ। बिल्कुल ही उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 3 वीक्स के रेस्ट पर चले जाएँ। 3 वीक्स तक आप जो अपने एडीएल्स है, एडीएल्स का मतलब होता है एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग्स, जो आपको ज़िंदा रहने के लिए उस समय तक जो आप कर सकते हैं, जैसे उठ कर जाना बाथरूम तक, बेडरूम तक, डाइनिंग रूम तक, या फिर किसी इमरजेंसी में घर से बाहर जाना। आप इतना ही करें, कुछ एक्स्ट्रा ना करें। आप देखेंगे कि विदिन 3 वीक्स ना वो सारे सूजन कम हो जाते हैं, थोड़ी-सी आपकी रिपेयरिंग बॉडी की अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपने उसको मौका दे दिया हील करने का अपने आप को। उस समय में जितने भी आप मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स है ले सकते हैं। एंटी एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स भी ले सकते हैं, जो उसमें रिकमेंडेड होती है, जो डॉक्टर बताते हैं। विटामिन D3 ले सकते हैं, B12 ले सकते हैं, जो आपके B12 जो आपके नर्व के लिए बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ी सी डाइट इंटेक, हाई प्रोटीन डाइट कर दें, एक्सेप्ट उनको नहीं करना होता जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं। अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं तो आप हाई डाइट प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो मेडिसिन है आपके साथ में काम कर रहा है। तो बी केयरफुल इसके साथ में। कुछ ऐसी चीज़ें ना कर दें जिससे कि आपकी अर्थराइटिस तो कम हो जाए, साथ में आपकी यूरिक एसिड बढ़ जाए, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने से भी आपके अर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाने के बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टल कॉमनली प्रेशर पॉइंट पर, जो जॉइंट प्रेशर पॉइंट वाले होते हैं, सेंट्रल लाइन जॉइंट होते हैं, उनमें ज़्यादा आता है। थंब में बड़ा ही ट्रिगर शार्प पेन होती है अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो। नी जॉइंट में भी सैल्वुलर फ्लूइड में ये कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर में सैल्वुलर फ्लूइड होती है, इसमें भी जाकर के ये जम जाती है और यहाँ भी इंजरी करती है। तो यहाँ भी नी पेन बहुत ही कॉमन है इसके कारण से। तो जब भी आपको नी पेन हो और आपने बहुत कुछ कर लिया और लेकिन आपने यूरिक एसिड नहीं डायग्नोज करवाया, तो आप एक क्रॉस चेक जरूर करवाएं यूरिक एसिड को लेकर के कि मेरा यूरिक एसिड लेवल कितना है। कॉमनली ये 2-3 हो तो बहुत अच्छा है। आपकी उम्र अगर 60-70 है तो ये 4 तक चला जाए, 3.5 तक, 3 तक ठीक है। कभी भी ये 5 से ऊपर ना जाए। साथ में विटामिन D3 का मैं बता दूं, विटामिन D3 का लेवल ये 80-90 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। ये 30-40 का जो है, ये एक तरह से ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपकी अगर अच्छी रिक्वायरमेंट हो, बॉडी में अच्छी हो, तो आप 80-90 तक जाएँ। अब 100 भी क्रॉस कर सकते हैं, कंडीशन ये है कि आपके पैराथायरॉयड हार्मोन आपका बहुत अच्छा हो, उसमें कोई अप एंड डाउन ना हो उस हार्मोन में, तब उसको आप बढ़ा सकते हैं, 100 तक जा सकते हैं। और जब तक 80-90 तक ना जाए तब तक आप नैनो शॉट्स लें, बिल्कुल ध्यान से लें और इसको लंबा ना खींचें, 4 महीने 6 महीने तक ना लें। एक बार बॉडी में लेवल बन जाती है तो वो लगभग साल 1.5 साल तक रहती है, क्योंकि वो लीवर में स्टोर हो जाता है। विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन। इससे बार बार खाना नहीं होता, एक बार आप खा लें तो काफ़ी समय के लिए हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है।
इसलिए इसका भी ध्यान रखें। जो विटामिन D3 स्यासे वाले होते हैं ना, उसको कभी भी पानी में या लो फैट मिल्क में ना लें, क्योंकि मैंने बताया कि विटामिन D3 फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये फैट में ही घुलती है, पानी में नहीं घुलती। तो आप हाई फैट मिल्क में लें। नैनो शॉट्स ले लें, सबसे अच्छा होता है, रेडी टू यूज होता है, 5 ml की होती है। चलें, अगर सपोज कि आपकी नी जॉइंट में अर्थराइटिस के साथ में बहुत ज़्यादा सूजन है, तो सूजन वाले पेशेंट क्या करें, रेस्ट में तो जाएं ही, साथ में अपने लेग को थोड़े से एवरी 6 आवरली आधे घंटे के लिए एलिवेट करके रखें और फुट मूवमेंट करें। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। साथ साथ में नी कैप को रखें। 3 तरह के नी कैप लें। एक तो नी कैप लें जो ट्यूब वाली होती है, जो कहीं से खुला नहीं होता। सेकंड लें ओपन पटेला नी कैप लें। थर्ड जो है वो लें ओपन पटेला नी कैप जो पूरी तरह से ओपन होती है, एक तरह से ऐसे एक ब्लैंकेट की तरह होती है और वो साथ में चिपक जाती है। ये 3 तरह के नी कैप बहुत ज़रूरी हैं उनके लिए जो बहुत ही तकलीफ़ में हैं। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो जो ओपन पटेला नी कैप जो ओपन एरिया में आती है, आप उसे लें। अपने हिसाब से उसका प्रेशर ज़्यादा कम कर सकते हैं। घर में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो आप जो ट्यूबिंग वाली होती है, ट्यूब नी कैप होती है, उसका यूज करें। मर्जी है तो गोडे पर रखें, मर्जी है तो आप अब नीचे अपने लेग में डाल दें, कभी उसको हटाएं नहीं। और पहनने का आदत डालें, क्योंकि आपको बिना उसके पहने हुए ना बात नहीं बनेगी। कभी कभार नी जॉइंट के साथ में आपके लेग में भी पेन आ जाती है, क्योंकि यहाँ से मसल्स आपके लेग में जुड़े होते हैं, यहीं से मसल्स आपके थाई में जुड़े होते हैं। तो ये सारे मसल्स जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं जॉइंट्स में। तो आप लेग पर जब डालेंगे तो देखेंगे आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है, चलने में अच्छा सपोर्ट मिलेगा। कभी भी इस केस में बहुत ही ज़्यादा झटके वाला एक्सरसाइजेस मैनिपुलेशन ना करवाएं और ना किसी को करने दें। आप इसमें हीटिंग भी ले सकते हैं, आइस भी ले सकते हैं। अगर आपकी अक्यूट इंजरी लग रही है, सूजन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप 1 से 2 दिन के लिए आइस लगाएं, उसके बाद आप हीट पर आ जाएं। अल्टीमेटली क्या है ना कि इस पूरे एरिया का आपको सर्कुलेटरी फ्लो बढ़ाना होता है, लोकल सर्कुलेशन बढ़ाना होता है। लोकल सर्कुलेशन का मतलब है कि नी जॉइंट के आसपास के स्ट्रक्चर को हमने नरिशमेंट देनी होती है। नरिशमेंट कहाँ होती है, नरिशमेंट सारी की सारी होती है आपके ब्लड में। ब्लड फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा होने के कारण से ये आना जाना इसका कम हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर हीट देते हैं तो इसे लोकल टेम्परेचर बढ़ता है, लोकल टेम्परेचर बढ़ने से लोकल सर्कुलेशन बढ़ जाती है। जब लोकल सर्कुलेशन बढ़ती है तो आपकी ड्रेन ज़्यादा होता है, आपकी यहाँ से ब्लड ज़्यादा जाएगी, तो ब्लड वापस हार्ट की तरफ से जो पंप होकर आ रही है वो ज़्यादा आती है। इसमें कभी कभार सूजन बढ़ जाती है, तो आप बिल्कुल ना डरें। जब भी सूजन बढ़ जाए तो आप इमीडिएटली उस पर आइस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं आइस आप, इसमें कोई मनाही नहीं है। आप हीट लगाने के तुरंत बाद आइस लगा सकते हैं। इसको हम कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी बोलते हैं। इवन कि ऐसे केसेस में मैं कभी कभार रिकमेंड करता हूँ कि आप 1 मिनट के लिए हीट और 1 मिनट के लिए आइस लगाएं, 10 बार रिपीट करें। इससे सूजन भी कम हो जाती है और आपका पेन भी कम हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपके जॉइंट्स में कार्टिलेज भी ख़त्म हो गए बहुत ज़्यादा और आपके लिगामेंट्स भी बहुत लूज हैं, बहुत लचीले हैं, तो ऐसे में आप अच्छे ऑर्थोपेडिशियन को कांटेक्ट करें जो आपको इस समय में हेल्प कर पाए। क्योंकि कभी कभार ना जॉइंट्स इतने ख़राब हो जाते हैं, कार्टिलेज इतना ख़त्म हो जाता है कि ऊपर के बोन और नीचे के बोन एक दूसरे में अप्रोच कर जाते हैं। अप्रोच करने का सेंस है कि वो एक दूसरे से टच हो जाते हैं, तो उसमें चलना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही पेनफुल कंडीशन हो जाता है। हमारे आसपास में इस ट्राई सिटी में मेरी क्लिनिक के आसपास जो एरिया है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। तो आप यहाँ पर एक्सपर्ट से मिलें और आप ज़रूर इसके सर्जरी के बारे में सोचें। इसे बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। इसको करवाने के लिए सोचें, और ये बहुत अच्छी सर्जरी है जो आपके लास्ट स्टेज में रिकमेंडेड होती है। जब तक इसको आप चला सकते हैं तब तक चलाएं। लेकिन अगर ये कार्टिलेज सारे ख़राब हो जाना और आपकी लेग में प्ले बहुत ज़्यादा हो जाए, एक टेस्ट होता है जिसे हम स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि यहाँ से पकड़ करके नीचे के लेग को ना राइट लेफ्ट हिलाते हैं। तो ये सारा अगर एक जगह अगर बिल्कुल घिस गया तो ये बिल्कुल पास में आ जाती है, तो ये लिगामेंट सारे के सारे ना छोटे हो जाते हैं, एक तरह से बड़े हो जाते हैं। तो आपका लेग काफ़ी प्ले में होता है, काफ़ी वो हिलता है राइट लेफ्ट, जो आपको अनस्टेबल कर देता है और काफ़ी पेनफुल होता है। तो अगर आपकी
पेनफुल लाइफ है तो उससे छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप टीकेआर करवाएं, टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाएं। उससे पहले आप फिजियोथेरेपी के पास में जा करके अपना प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी ले लें, ताकि आपके जो मसल्स हैं, जो आपकी जो अलाइनमेंट है वो देखा जाए और उस पर भी काम किया जाए। पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी तो होती ही होती है, वो तो हम देते देते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के तुरंत बाद 2 से 3 दिन के बाद डॉक्टर्स आपको रिकमेंड कर देगा कि आपको अगले 6 हफ्ते के लिए रिहैबिलिटेशन में जानी है और इसको आपको अच्छे से बेंडिंग करनी है, बेड वेयरिंग करनी है, स्टेयर क्लाइंबिंग करनी है, आपके जो एडीएल्स के काम हैं जो आप करना चाहते हो लाइफ में, वो सब कुछ करें। वो फिजियोथेरेपिस्ट इसमें एक्सपर्ट होता है, वो पूरा का पूरा कर देता है। नी आर्थराइटिस के साथ साथ में कभी कभार पेशेंट को कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो इसके साथ में जुड़े होते हैं। अब जैसे किसी को फ्रैक्चर है फीमर में, किसी को फ्रैक्चर है लेग में, टिबिया फिबुला में है, तो इस केस में भी जो आपकी आर्थराइटिस है ना वो बढ़ जाती है। आपको यहाँ भी ख्याल रखना होता है कि इस चीज़ को कम करने के लिए या आर्थराइटिस के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करना होता है कि आपके फ्रैक्चर पॉइंट को, जो फ्रैक्चर हुए हैं, उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करें, ताकि उसका इम्पैक्ट ना आपके नी जॉइंट पर ना आए। सपोज कि किसी को फ्रैक्चर हुआ और उसको 3 से 4 महीने में ठीक हो जाना है, लेकिन वो ठीक हुआ ही 1 साल से ऊपर, तो इसका मतलब है कि 1 साल तक आपके थाई के बोन और लेग के बोन ने बहुत अच्छा नहीं काम किया, नी जॉइंट के अराउंड के जो बोन्स मसल्स है वो बहुत अच्छे नहीं काम किया, तो वो वीक हो जाते हैं। आप उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप रेडी नहीं होते, क्योंकि वो कंडीशन पेनफुल होती है। कभी कभार फ्रैक्चर के बाद ऑस्टियोलाइटिस हो जाती है, बोन इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, ये भी डिले कर देता है। इसके कारण से भी लेग्स के मसल्स खराब हो जाते हैं, तब भी अर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस अर्थराइटिस को प्रोवोक करते हैं या बोलते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। लास्ट में कंक्लूजन ये है, अक्यूट अर्थराइटिस किसी को है तो बिल्कुल पैनिक ना हो, कभी भी बहुत विग्रेस एक्सरसाइज ना करें अनटिल अनलेस आपकी बॉडी अलाउ करे। बॉडी अलाउ करने का मतलब ये नहीं है कि आप सोच करके अलाउ कर लें। आप अपने देखें कि आपकी उम्र क्या है, आपकी बोन क्वालिटी कैसी है, आपके शरीर में जो चीज़ें, एनर्जी का लेवल है वो कितना है, आप कितना इसको थका सकते हैं, कितना इससे काम ले सकते हैं। साइकिलिंग बहुत ही कॉमनली लोग रिकमेंड कर देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। कंडीशनल एक्सरसाइजेज ना करें। कंडीशनल एक्सरसाइजेज जब भी करें तो आप किसी भी प्रोफेशनल के अंडर में जाकर करें, क्योंकि कंडीशनल एक्सरसाइज क्या है, एक खास कंडीशन में, एक खास स्टेज पर, एक खास पोजीशन में कोई एक्सरसाइज करवाता है आपको, तो आपका वही चीज़ें यूज होती है पहले दिन में भी, वही चीज़ें यूज होती हैं लास्ट के 15 दिन में भी। तो कंडीशनल एक्सरसाइज से ज़्यादा बेहतर है कि आप नॉर्मल वॉकिंग करें या डायनेमिक एक्सरसाइजेज करें। वॉकिंग सबसे अच्छा एक्सरसाइज होता है। जिनकी ऑर्थोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है उनके लिए मैंने बताया कि पहले आप थेरेपिस्ट के पास में आएँ, फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता देगा कि हाँ इसको कितने दिन तक रेस्ट देना होता है। जैसे मैंने बताया कि 3 वीक्स का रेस्ट जो होता है, उसमें आप घर में भी एक्सरसाइजेज करें, फिजियोथेरेपी सेशन भी लें, उसमें माइक्रोवेव, सॉफ्ट वेव डायथर्मी, टेंस, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज होती है, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज होती है, एसएलआर एक्सरसाइज होती है, भीम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है, अबडक्टर्स एक्सरसाइजेज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइज ऐसे होते हैं, बहुत सारे मूवमेंट ऐसे होते हैं जो आपके हिप जॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, जिससे बोलते हैं टू जॉइंट्स मसल्स, जो आती तो है कमर से लेकिन वो नी जॉइंट को क्रॉस करके यहाँ अटैच होती है। तो उन मसल्स को भी हम स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि उन मसल्स को स्ट्रेंथन करना एक टेक्निक है, एक तरीका है। एक्सरसाइज तो हर कोई करता है, लेकिन उस एक्सरसाइजेज में उसका बेनिफिट कितने लोग ले रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। कभी भी इस पे ये ना सोचें कि चीज़ें बढ़ रही है तो बहुत अच्छी है, ये ठीक होने का तरीका है, बिल्कुल गलत। मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि पहले आप पढ़े बढ़ा दें फिर कम कर दें। चीज़ें सीधा सीधा ठीक ही होनी चाहिए, या फिर नहीं ठीक, अगर ना ठीक हो तो कभी कभी स्टेबिलिटी तो बना रहे, एक स्टेबिलिटी बना रहे, ताकि पेशेंट को भी एक मौका मिले थोड़ा सा ब्रीथ करने का, कि नहीं चलो मेरा तकलीफ बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा, कभी नहीं हो रहा, तो स्टैटिक है, क्योंकि स्टैटिक हो गया तो उससे फिर नीचे भी जाना चाहिए वो। डाइट पर ज़रूर ध्यान दें, आप अपने वज़न को कंट्रोल करें। अगर ओबेसिटी है बहुत ज़्यादा, वज़न बहुत ज़्यादा है, तो वो भी इस फैक्टर को एग्रवेट कर देती है। सो आज के लिए इतना है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।